बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डीजी खान कैंपस। आज बेटा चैप्टर नंबर 4 इसका 12th लेक्चर जो है हमने स्टार्ट करना है और इसमें हमने सॉलिड वाला पोर्शन जो है अब स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की पहली 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स, मेल्टिंग पॉइंट्स और क्लीवेज प्लेन्स। आज हमने इन्हीं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है कि भाई ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनकी क्या डिटेल्स हैं। अच्छा जी, फोर्थ प्रॉपर्टी से आज हमने स्टार्ट करना है, वो है जी एनिसोट्रॉपी। इसकी डेफिनेशन है क्रिस्टल्स शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी मटेरियल की फिजिक से रिलेटेड होंगी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, जिनमें इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो क्रिस्टल्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन शो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, जब उनकी डायरेक्शन को क्या किया जाए, चेंज किया जाए, तो ऐसे सब्सटेंस एनिसोट्रॉपिक सब्सटेंस कहलाएंगे। ऐसी प्रॉपर्टीज एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। और ये जो फिनोमिना है, ये जो अमल है जिसमें डायरेक्शन चेंज करने से किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, तो ये अमल एनिसोट्रॉपिक कहलाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज हैं। ये आपकी एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी डायरेक्शन चेंज करने से ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये टोटली डायरेक्शन पर डिपेंडेंट हैं और डायरेक्शन के चेंज होने से ये चेंज हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद मिसाल के तौर पर अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट की बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा होती है जब इसकी एक डायरेक्शन जो है इनके पार्टिकल्स की, लेयर्स की अगर पैरेलल होंगी, यानी दोनों लेयर्स ग्रेफाइट की अगर एक दूसरे के आमने सामने होंगी, तो उस वक्त इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, यानी करंट की जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त फ्री चार्ज कैरियर्स जो हैं करंट को ले जाने के लिए वो इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम इसी ग्रेफाइट की लेयर को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कर दें तो वहां पर बॉन्डिंग और एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तरतीब ही ऐसी हो जाती है कि वहां पर कोई फ्री चार्ज कैरियर बचता नहीं है और नतीजा ये निकलता है कि परपेंडिकुलर फॉर्म में ग्रेफाइट में से करंट भी पास नहीं होता। सिमेट्री, रेपिटिशन ऑफ फेसेस, एंगल्स एंड एजेस। फेसेस का, एंगल्स का और एजेस का रिपीट होना, बार बार दोहराया जाना जब आप किसी एक क्रिस्टल को 360 डिग्री पर क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। यानी अगर आपके पास कोई क्रिस्टल हो, आप उसको टोटली घुमाएं 360 के एंगल पर, अगर उसकी वही प्रॉपर्टीज, वही शेप, वही सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट हो जाएं तो इट मींस उस सब्सटेंस के अंदर सिमेट्री मौजूद है। अगर सिमेट्री है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो आपका जो सब्सटेंस है वो क्रिस्टलाइन होगा, एमॉर्फस नहीं होगा। अच्छा, ये एक अहम किस्म की प्रॉपर्टी है और इस सिमेट्री के जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को यूज करते हुए आप क्रिस्टल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं। सिमेट्री की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं या जो इसकी टाइप्स आती हैं वो है जी, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल या क्रिस्टल का क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। यानी सिमेट्री किस सेंटर में एग्जिस्ट करती है, किन प्लेन्स के अलोंग आप क्रिस्टल को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं और किन एक्सिस पर सिमेट्री जो है वो बिल्ड हुई है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, देखें हैबिट का अगर उर्दू में मतलब किया जाए तो उर्दू में हैबिट का मतलब होता है आदत। द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज, कि किसी भी क्रिस्टल की वो शेप जिसमें वो आम तौर पर जो है वो ग्रो करता है, जिसमें वो आम तौर पर बनता है, वो उसकी हैबिट कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई भी क्रिस्टल है, देखें क्रिस्टलाइजेशन का अमल आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि पहले आप कोई सल्यूट लेते हैं,
उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद आप उसके प्योर क्रिस्टल जो है वो हासिल करते हैं। तो कूल करने के बाद जो आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं, हर सब्सटेंस मुख्तलिफ शेप्स के अंदर जो है वो बनेगा, मुख्तलिफ शेप के अंदर ग्रो करेगा, वो उसकी हैबिट कहलाएगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप NaCl की बात करें तो NaCl की शेप क्या होती है, क्यूबिक। नॉर्मल कंडीशन के अंदर उसका क्रिस्टल क्यूबिक यानी मुकाब शेप का होता है। लेकिन अगर इसमें 10% आप यूरिया एज एन इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो उससे NaCl के पार्टिकल्स की जो तरतीब है वो बिगड़ जाएगी, और NaCl की जो शेप पहले क्यूबिक थी वो क्यूबिक से चेंज होकर क्या हो जाएगी, नीडल लाइक, यानी वो सुई की तरह बन जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं अगर आप कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो क्रिस्टल की जो हैबिट है या जो उसकी शेप है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आइसोमॉर्फिज्म है बेटा, आइसोमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमिना है, द फिनोमिना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंस, गौर कीजिएगा कि यहां पर आपके दो मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस होंगे, यानी दो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स होंगे विच एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। आइसो का मतलब है बेटा सेम, और मॉर्फ का मतलब आपको बताया है कि मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या शेप, यानी एक ऐसा अमल जिसमें दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाए, यानी एक ही तरह की पार्टिकल्स की तरतीब बनाए, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे। और ये अमल क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है बेटा ये इंडिपेंडेंट होती है केमिकल नेचर ऑफ एटम्स की, ठीक है, यानी केमिकल नेचर ऑफ एटम्स पर ये डिपेंड नहीं करती। किस चीज पर डिपेंड करेगी, उनके वे ऑफ कॉम्बिनेशन पर, कि भी वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अच्छा, अब इसकी कॉम्बिनेशन में सबसे जो प्राइम बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है इनमें एटॉमिक रेशोज। अब ऐसे सब्सटेंस जिनमें एटम की रेशो जो है, एटम की जो निस्बत है वो बिल तरतीब सेम होगी, एक दूसरे के लिहाज से मिलती जुलती होगी, तो वो एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, आइसोमॉर्फ्स बन जाएंगे। फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इन आइसोमॉर्फ्स की, इन कंपाउंड्स की, इनकी एक दूसरे से काफी हद तक मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो है वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं जब आप इनकी क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अच्छा, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो, कि भाई उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम की जो रेशो है वो क्या है। देखें, एक नाइट्रेट का मॉलिक्यूल है और दूसरा कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है। हमने इनके चार्जेस को नहीं देखना कि इन पर क्या चार्ज है, हमने ये देखना है कि इनमें एटम की क्या निस्बत है। देखें, NO3 के अंदर एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, यानी 1:3। कार्बोनेट के अंदर भी सेम ऐसे है, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 1:3। तो एटम्स की जो रेशो सेम है, तो यही वजह है कि इनमें पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होगी वो सेम होगी, और यही वजह है कि ये दोनों सब्सटेंस नाइट्रेट और कार्बोनेट आइंस जो हैं वो आपस में सेम शेप जो है वो रखते होंगे, हालांकि ये कंपाउंड्स डिफरेंट हैं। इसी तरह से अगर आप इनकी ज्योमेट्री की बात करें तो जो नाइट्रेट है और कार्बोनेट है इनकी शेप ट्राई एंगुलर प्लेनर होगी ड्यू टू सेम एटॉमिक रेशियोज। इसी तरह से अगर आप सल्फेट और क्रोमेट की बात करें तो इसमें जो रेशो बनेगी 1:4 बनेगी, और इसमें भी 1:4 बनेगी, तो इनकी जो शेप बनेगी मॉलिक्यूल की वो टेट्राहेड्रल होगी। नीचे कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं कि हमारे पास सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है और दूसरा पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 है। इनकी दोनों की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो रोम्बोहेड्रल है, यानी कंपाउंड्स ये डिफरेंट है लेकिन दोनों की जो शेप है, अरेंजमेंट ऑफ जो एटम्स है वो सेम है। वजह क्योंकि इन दोनों की एटम की जो रेशोज है वो सेम है। देखें, सोडियम यहां पर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो 3 एटम्स है। इसी तरह से KNO3 में 1:1:3 है, तो एटॉमिक रेशियोज इनमें सेम है, और यही वजह है कि इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स भी सेम होंगी। इसी तरह से पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम क्रोमेट के अंदर भी 2:1:4 है, तो इनकी जो शेप है वो ऑर्थोरोम्बिक होगी। इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स भी एक जैसी हैं।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज द फिनोमिना, ये एक ऐसा अमल है इन विच अ कंपाउंड, यानी अब यहां पर एक कंपाउंड होगा। आइसोमॉर्फिज्म में एक से ज्यादा कंपाउंड्स थे और उनकी शेप क्या थी, सेम। यहां पर एक ही कंपाउंड होगा और वो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट करेगा या एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जो एक से ज्यादा शेप में या फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे उन्हें हम पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस कहेंगे या वो पॉलीमॉर्फ्स कहलाएंगे। और इस फिनोमिना को और इस अमल को हम क्या कहलाएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं। आइसोमॉर्फिज्म में हमने पढ़ा था कि वो वेरी करेंगी, लेकिन यहां पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम। क्यों? क्योंकि इसमें कंपाउंड सेम होगा। लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा ये डिफर करेंगे यानी तब्दीली लाएंगे। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्क है ये इनकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होता है और दर्ज झैल जो है इसमें बहुत ही अहम किस्म की पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस है। मिसाल के तौर पर जैसे आपका ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये दो फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, एक रोम्बोहेड्रल और दूसरा ऑर्थो रोम्बिक। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ये आने वाले टॉपिक के अंदर हमने बेटा डिटेल से पढ़नी है कि ये किस तरह की होती हैं और कैसे बनती हैं। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोरेट है, ये ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक दो हालतों में पाया जाएगा। सब्सटेंस ये एक होगा लेकिन इसकी जो शेप्स होंगी वो दो होंगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है जी एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म में सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है, बाकी ये डेफिनेशन जो है या जो बाकी चीजें हैं वो काफी हद तक मिलती जुलती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में बेटा आपका ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसे आप कंपाउंड या सब्सटेंस कहते हैं, वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स है। जबकि एलोट्रॉपी जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल एलिमेंट है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट नहीं है। उसमें भी एक से ज्यादा शेप्स पाई जाती हैं एक ही चीज की, इसमें भी एक ही चीज की एक से ज्यादा शेप्स पाई जाती हैं। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो यही है, माइनर सा, लेकिन जो असल फर्क है वो ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाउंड की एक से ज्यादा शेप्स पाई जाती हैं, जबकि एलोट्रॉपी में किसी भी एलिमेंट की, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा शेप्स पाई जाएंगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन हालतों में पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाता है। और ये जो फॉर्म्स हैं एलिमेंट की ये क्या कहलाएंगी, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाएंगी या एलोट्रॉप्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन या टिन, ये मुख्तलिफ किस्म के आपके एलिमेंट्स हैं जो एलोट्रॉपी जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे सल्फर है, ये एक ही एलिमेंट है लेकिन ये दो हालतों में रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन जो है ये डायमंड की फॉर्म में क्यूबिक शेप बनाता है, इसी तरह से ग्रेफाइट की फॉर्म में ये हेक्सागोनल शेप बनाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि होगा ये कार्बन, लेकिन ये दो हालतों में जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से जो आपका टिन है ये ग्रे टिन और वाइट टिन की हालत में क्यूबिक और टेट्रागोनल फॉर्म्स जो है वो बनाएगा। तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए कि एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सेम सब्सटेंस, कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सेम सब्सटेंस की दो मुख्तलिफ जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो को एग्जिस्ट करें, यानी वो मौजूद रहें इन इक्विलिब्रियम यानी तवाजुन की हालत में, विद ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से। यानी वो टेम्परेचर जिस पर एक ही सब्सटेंस की एक से ज्यादा शक्लें पाई जाएं तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर से जब आप इबव या बिलो जाएंगे तो इसकी एक या दूसरी फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी या बन जाएगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, तो उसमें ये दोनों हालतें जो हैं वो क्या रहेंगी, इक्विलिब्रियम की हालत में रहेंगी। अच्छा, मिसाल के तौर पर देखें जी, ग्रे टिन जो है ये वाइट टिन में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप टेम्परेचर इसको 13.2 डिग्री सेल्सियस देंगे। सल्फर जो कि रोम्बिक होता है वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसको टेम्परेचर 95.5 देंगे।
पोटाशियम नाइट्रेट जो कि पहले ऑर्थोरोम्बिक होते हैं वो रोम्बोहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसको 128 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे। इसी तरह से सोडियम सल्फेट, ये आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में सोडियम सल्फेट है। जब आप इसको 32.3 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो इसमें से जो आपका वाटर है 10H2O ये रिमूव हो जाएगा और ये एनहाइड्रेस बन जाएगा, यानी इसमें से वाटर जो है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अच्छा, ये बात भी जहन में आई है कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट जो है वो उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। यानी जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी एक फॉर्म दूसरी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं कि टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, ये अभी बेटा हमने पढ़ा है, तो ये वैल्यू आसान सी है, वैल्यू ही आपने देखनी है। अच्छा, कार्बन की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ये भी आपने देख लेना है। पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम क्रोमेट जो हैं ये आइसोमार्फ्स होते हैं सॉलिड की फॉर्म में और ये एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये भी आपने बताना है। फिर उसके बाद किसी भी कंपाउंड का एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाना, ये क्या कहलाता है बेटा, ये भी सिंपल डेफिनेशन है, ये भी अब हमने पढ़ ली हुई है। अच्छा जी, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि आइसोमॉर्फिज्म को आप डिस्क्राइब करें और कोई सी दो मिसालें दें, ये भी हमने पढ़ लिया। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और एग्जांपल्स दें। एलोट्रॉपी को डिफाइन करें और एग्जांपल्स दें। उसके बाद ट्रांजिशन टेम्परेचर को एग्जांपल्स के साथ डिस्क्राइब करें। और आखिरी सवाल है कि क्लीवेज ऑफ क्रिस्टल जो है वो अपने आप में एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर है, इस बात को जस्टिफाई करें। ठीक है बेटा, तो डायरेक्शन चेंज करने से क्लीवेज ऑफ क्रिस्टल जो है वो चेंज हो जाएगी, ये बात जो है आपने एक्सप्लेन करनी है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब जो है वो जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।